हम वहाँ के चाहे जो भी अनुभव, जो भी एक्सपीरियंस हमारे पास है, जो ही हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपना कदम रखते हैं, वहाँ के लिए हम जीरो हो जाते हैं। और इस चीज को, इस सत्य को जिसने स्वीकार कर लिया, वो हमेशा अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे अपडेट करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और जो लोग इस मानसिकता से किसी भी प्लेटफॉर्म का चुनाव करके उतरेंगे कि नहीं, मुझे इस प्लेटफॉर्म की नॉलेज चाहिए, इस प्लेटफॉर्म की जानकारी चाहिए, मेरे उस प्लेटफॉर्म की नॉलेज यहाँ पे काम नहीं आएगी, वो हमेशा सीखने के मोड में आ जाता है। और जब इंसान अपने आप को जीरो करके सीखने के मोड में आ जाता है, तो 100% वो सीखता है। लेकिन जो इंसान ये समझ लेता है कि मैं तो उस फील्ड का मास्टर हूँ, मुझे कोई क्या सिखाएगा, वो फिर इंसान कभी नहीं सीख पाता है। और जितना उसके पास नॉलेज रहता है, जितना अचीवमेंट रहता है, वहीं तक वो रुक जाता है। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा इंसान को लर्निंग फेज में होना चाहिए, हमेशा सीखने के मूड में होना चाहिए। और सीखने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। कौन व्यक्ति मेरे सामने है, वो छोटा बच्चा है या बुजुर्ग है, या वो 40 साल का है, वो मेल है या फीमेल है, कोई मायने नहीं रखता है सीखने के लिए। क्योंकि जब हम सीखने के मूड में आ जाते हैं, तो एक छोटा बच्चा भी हमें आपको सिखा जाता है। और जब सीखने के मूड में नहीं रहते हैं, तो एक सक्सेसफुल व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति भी हमें आपको कुछ नहीं दे सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरी जो मानसिकता थी, उसी मानसिकता से मैं यहाँ पे उतरा कि मैं उस प्लेटफॉर्म का मास्टर था, यहाँ के लिए मैं जीरो था, इसलिए यहाँ पे मुझे सीखना है। और सीखने के लिए जो मेरे सामने आता है, मैं सबसे सीखता हूँ। और उसी काम को सीखते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो भी मेरा अचीवमेंट है, यहाँ के टोटल एजुकेशन का परिणाम है। मेरे पिछले 42 साल का कोई भी परिणाम यहाँ पे काम नहीं आया, कोई भी नॉलेज काम नहीं आया। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सफलता का ये सबसे बड़ा राज है, अपने आप को जीरोलाइज करना, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद वहां से अपने आप को 100% झोंक देना एजुकेशन सिस्टम को लेकर, हमेशा लर्निंग फेज में डाल देना है आप। तो मैं यही कहूंगा कि जो आपके पास नॉलेज है, उसमें ये नॉलेज आपकी प्लस कर जाएगी और आप बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अब इस चीज को लेकर के अगर मैं कहूं, सफलता और असफलता, ये दो में से एक चीज हमारे आपकी लाइफ में आती है कहीं न कहीं, और इसे अगर सही कहिए तो डिसाइड कौन करता है, इसे हम ही आप करते हैं। इसमें किसी दूसरे का रोल नहीं है, किसी दूसरे थर्ड पर्सन का रोल नहीं है, इसमें हमारे और आपका ही रोल है। और लाइफ में दो चीजें हमारी आपकी लाइफ में मिलती हैं, पहले उसको हम समझ लेते हैं कि हम वाकई बनना क्या चाहते हैं। पहला चीज, हर लोग, मुझे उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म पे सफल होने के लिए आए होंगे, मेरा यही मानना है। और ये आप लोग अपने अपने विचारों के हिसाब से भी आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे चलूंगा तो सफल होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक लाइन और है, जिसे अचीवर कहते हैं। तो इंसान लाइफ में दो चीज बनता है, या तो अचीवर बनेगा या तो सफल बनेगा। इसको समझते हैं पहले। अचीवर का मतलब होता है किसी एक टारगेट को तय करना, उसको हासिल कर लेना, और उसके बाद ना हम उस टारगेट के आगे जा रहे हैं ना ही नीचे जा रहे हैं, यानी एक लक्ष्य डिसाइड करना, उसको अचीव कर लेना, और उसके ऊपर न नीचे, वहीं पे हम पड़े हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को लोग कहते हैं अचीवर। लेकिन सफलता का मतलब एक जगह रुकना नहीं है। सफलता का मतलब ही होता है लगातार प्रोग्रेस, लगातार जर्नी, यानी उसकी जब तक जिंदगी है तब तक उसकी जर्नी चालू रहती है और लगातार वो प्रोग्रेस करता रहता है। तो जो लगातार प्रोग्रेस और लगातार जर्नी में लगा हुआ है, एक्चुअल में वो व्यक्ति सफल कहलाता है।
यानी हमें सफलता के लिए अगर हम आए हैं तो हमें न रुकना है, न थकना है, न बैठना है। एक लक्ष्य डिसाइड किया, उसको हासिल किया, नेक्स्ट फिर डिसाइड करिए और फिर आगे बढ़ जाइए। तो ये दो मतलब हुआ सफलता और अचीवर में। तो आप सफल होना चाहते हैं या अचीवर बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें दूसरे का 1% का भी रोल नहीं है। ये डिसीजन आप खुद ले लें अपने आप को, लाइफ में मुझे, जिंदगी में मुझे सफल बनना है या अचीवर बनना है। अब इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? इस चीज को आसानी से आगे बढ़ाने के लिए इसका जो एक नियंत्रण बटन होता है हमारी आपकी बॉडी, तो ये तय करेगा आपका नियंत्रण बटन, आपके बॉडी का नियंत्रण बटन तय करेगा कि आपको खुशी चाहिए या दुख चाहिए, आपको सफलता चाहिए या असफलता चाहिए। ये हमारी आपकी बॉडी का एक नियंत्रण बटन होता है, वो डिसाइड करेगा कि हमारी आपकी लाइफ में क्या होगा। इसमें भी दूसरे का रोल नहीं है। और वो नियंत्रण बटन हमारे आपके दो तरीके से चलता है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है आंतरिक बटन, हम लोगों को जो अंदर से जो चीजें निकलती हैं उस पे बाहरी किसी भी इंसान का 1% भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जिसके अंदर वाली बटन पे कमांड है, आंतरिक बटन पे कमांड है या इनर वर्ड पे कमांड है, वो व्यक्ति हमेशा आशावादी होता है, वो हमेशा सकारात्मक सोचता है, वो हमेशा जबरदस्त होता है, वो हमेशा आत्मविश्वासी होता है, वो अपने आप को हमेशा समर्थवान समझता है, जिसकी कमांड इनर वर्ड पे होती है। और एक बटन होती है बाहरी बटन। बाहरी बटन का मतलब होता है कि जिसपे लोगों की कमांड होती है, यानी लोगों की बात सुन करके हम उनके अनुसार अपने कार्य को विस्तार करते हैं या उनके हिसाब से हम अपने आप को आंक लेते हैं। तो जिस इंसान के ऊपर बाहरी लोगों का दबाव होगा, बाहरी लोगों की बातों का असर पड़ रहा होगा, वो इंसान हमेशा देख लेना, वो हमेशा अपने आप को कमजोर साबित करता है, वो हमेशा क्रोधित होता है, वो हमेशा भयभीत होता है, वो हमेशा नकारात्मक सोचता है, वो हमेशा शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है। ऐसा वो व्यक्ति महसूस करता रहता है, किसका? जिसके ऊपर बाहरी तत्वों का या बाहरी लोगों का प्रभाव पड़ता है। तो ये दो बटन हमारे आपकी बॉडी में हैं। या तो हम अपने इनर वर्ड का प्रयोग करें, इनर वर्ड के हिसाब से चलें, तो हमेशा हम आशावादी होंगे, सकारात्मक होंगे, जबरदस्त होंगे, हमेशा आत्मविश्वासी होंगे, समर्थवान महसूस करेंगे अपने आप को। और बाहरी लोगों का जो प्रभाव पड़ता है उस पर हमेशा हमें आपको क्रोध आता है, हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, हम अपने आप को नकारात्मक महसूस करते हैं, हम हमेशा भयभीत रहते हैं, हमेशा शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो ये दो बटन में से एक बटन का चुनाव करिएगा, आंतरिक बटन का, जहां से आपका खुद का आत्मविश्वास ऊपर उठे। यहाँ से आपकी शुरुआत होगी एक बेहतर जीवन शैली की और एक बेहतर लाइफ। अब यहाँ से शुरुआत होगी हमारी आपकी सफलता की। अगर आप आंतरिक बटन के हिसाब से या इनर वर्ड के हिसाब से जो आपकी अंतर आत्मा पुकार रही है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप जो भी निर्णय लेते हो, जो भी वर्क करते हो, वहां से अगर आपकी शुरुआत हो रही है, तो इसमें मैं एक चीज पूछूंगा कि अब यहाँ से डिसाइड होगा आपका लक्ष्य। यहाँ से लक्ष्य से डिसाइड करेगा आपकी कार्यशैली। तो मैं एक चीज जानने की कोशिश करूंगा कि लक्ष्य की शुरुआत कहाँ से होती है, लक्ष्य का अंतिम बिंदु क्या होता है, यानी लक्ष्य का अंतिम तात्पर्य क्या होता है, या अंतिम लक्ष्य क्या होता है हमारा आपका, और इस लक्ष्य की शुरुआत कहाँ से होती है। ये दो पॉइंट हैं, दोनों के बीच से ही डिसाइड करेगी हमारी आपकी लाइफ की सफर। अगर कुछ लोगों को पता है तो चैटिंग कर सकते हो कि मैंने दो क्वेश्चन किया कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होता है और हमारे लक्ष्य की शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआती बिंदु पॉइंट्स क्या होते हैं। मेरा ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है तो जवाब, नहीं क्लियर है तो भी जवाब।
सर क्वेश्चन आपका क्लियर है, लेकिन इस समय जवाब माइंड में क्लियर नहीं है। क्योंकि सर लक्ष्य, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात अंतिम करूँ, लक्ष्य क्या होता है? यस सर, अंतिम लक्ष्य की मैं अगर बात करूँ तो आत्मसंतुष्टि अंतिम लक्ष्य हो सकता है। लोग अपने अंदर की खुशी चाहते हैं, वो किसी भी चीज़ से उन्हें मिल सकती हो, ये उनका अंतिम लक्ष्य होता है। आत्मसंतुष्टि, वो जो भी डिसाइड किए हैं वो हासिल करते हैं, उससे उनको संतुष्टि ही मिलती है। देखिए, कुछ आपने पकड़ा, कुछ चीजों को आप कुछ पॉइंट्स पे गए हैं। हर इंसान का अंतिम लक्ष्य होता है उसकी लाइफ की खुशी। ये उसका अंतिम लक्ष्य होता है। अंतिम लक्ष्य उसका पैसा कमाना सिर्फ नहीं होता है। अंतिम लक्ष्य सिर्फ सफलता नहीं होती। अंतिम लक्ष्य सिर्फ अचीवर नहीं बनना होता है। जैसे आप लोगों ने समाज से टैली करिए, समाज में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन उस पैसे के साथ साथ खुशियां नहीं है। तो हर इंसान का अंतिम लक्ष्य होता है उसकी खुशी, यानी हमें वो काम करना चाहिए, उस तरह की सफलता चाहिए जिसमें हमें खुशी महसूस हो रही है, जिसमें हमारा परिवार खुश है, जिसमें हमारा समाज खुश है। ऐसी सफलता मिलेगी। सफलता मैं वो लेकर के क्या करूंगा जिसमें खुशी ही न शामिल हो। बहुत सारे लोगों को आपने समाज में देखा होगा, बहुत सारी सफलताएं मिली, अचीवमेंट मिला होगा, लेकिन उनकी लाइफ से खुशियां कोसों दूर हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंतिम लक्ष्य हर इंसान की होता है खुशी। हर चीज प्राप्त हो जाने के बाद भी अगर हमें खुशी नहीं महसूस हो रही है और हमारे परिवार को खुशी नहीं महसूस हो रही है, हमारे समाज में कोई खुश नहीं है, वो सफलता फिर किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप खुश नहीं रह सकते। तो मेरे कहने का मतलब कि काम आपको, चाहे किसी भी इंसान को, वही करना चाहिए जिसमें उसे खुशी महसूस हो रही है, जिसमें उसका परिवार खुश है, जिसमें उसका समाज खुश है, वो व्यक्ति खुद खुश है। तो हर इंसान का अंतिम लक्ष्य खुशी होता है, न कि पैसा कमाना होता है, न कि सफलता पाना होता है, न कि अचीवर बनना होता है। आप लोग कभी कभी अपनी लाइफ में इस चीज को महसूस करिएगा, ये प्राकृतिक सत्य है। अब इसकी सफर की शुरुआत कहां से होती है, ये दूसरा क्वेश्चन मेरा था। सर इसकी सफर की शुरुआत कहां से होती है, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था। इंसान के चाहत से। ना, सिर्फ चाहत से नहीं होती है। जैसे अभी तक हम लोग क्या बना रहे थे, हम लोग बना रहे थे लक्ष्य। पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, यही सब लक्ष्य बन रहा था। लेकिन ढूंढिएगा उस लक्ष्य में हमारी खुशी है कि नहीं शामिल। अगर खुशी शामिल नहीं है तो फिर वो बहुत दिन तक नहीं रह पाएगा आपके पास। और जब इसकी शुरुआत होती है तो इसकी शुरुआत होती है हमारे आपके एहसास से, हमारे आपके इमोशन से। सही लिखा आपने, जिज्ञासा से। तो किसी भी चीज की शुरुआत होती है हमारे आपके एहसास से, चाहे वो पारिवारिक लेवल पे एहसास हो, चाहे सामाजिक लेवल पे एहसास हो, चाहे खुद के लेवल पे एहसास हो, चाहे बच्चों को लेकर के एहसास हो, चाहे मम्मी पापा को लेकर के एहसास हो जाए, चाहे हमारी वाइफ को लेकर के एहसास हो जाए, चाहे भाई को लेकर, जिस चीज की एहसास हो गई वहीं से आपके लक्ष्य की शुरुआत हो जाती है कि इसे लाइफ में खत्म करना है। ये दोनों के बीच में हम काम शुरू कर देते हैं। हम ये दोनों चीजों का अंदाजा ही नहीं लगा पाते मैक्सिमम लोग, और इसीलिए हम स्थिर नहीं रह पाते, और इसीलिए हम पेशेंस के साथ लंबे समय तक टिक नहीं पाते। तो अगर ये दो चीजें जिस इंसान के पास है, उसका अंतिम लक्ष्य खुशी और शुरुआत एहसास से, तो इसके बीच में फिर वो आदमी लक्ष्य डिसाइड करता है कि एक्चुअल में मुझे चाहिए क्या। और जब वो चीज हासिल करता है
तो वो भी खुश होता है, उसका परिवार भी खुश होता है। ये चीजें होती हैं। एहसास और खुशी के बीच में हमारा लक्ष्य डिसाइड होता है कि मुझे वाकई में करना क्या है। और इसको मैं एक त्रिकोण के रूप में देखता हूँ। एक तीसरी लाइन जो बोलने जा रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा निगेटिव हो, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो, चाहे बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया हो, उसके बीच में एहसास के साथ साथ एक शब्द और है जिसे कहते हैं जिम्मेदारी। जिस व्यक्ति के पास ज्यादा क्रोध हो, असंतुष्ट हो, सब कुछ उसके पास निगेटिव चीजें हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, केवल वो अपनी जिम्मेदारी का अगर एहसास कर ले, जिम्मेदारी ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, ये भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, ये भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, ये भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारी का एहसास कर ले तो उसकी बॉडी का नियंत्रण खुद के ऊपर हो जाता है। तो इसको मैं त्रिकोण के रूप में बनाया हूं कि जिम्मेदारी हमारे आप के ऊपर नियंत्रण का काम करती है और वो नियंत्रण हमें हमारे आप के खुशी और लक्ष्य की तरफ ले जाता है। तो ये त्रिकोणीय फार्मूला बहुत ही बेहतरीन ये है कि जिम्मेदारी से शुरू करिए, अपने आप को जिम्मेदार समझिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, और वहां से आपको अपनी बॉडी पे आपको नियंत्रण महसूस होना शुरू हो जाएगा और वहां से आप अपने खुशी, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग का व्हील खुद कमान करिए, खुद संभालने की कोशिश करिए। अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग का व्हील किसी दूसरे के हाथ में मत जाने दीजिए, और दूसरे के हाथ में तभी जाएगी जहां से मैंने अभी शुरुआत किया था, आंतरिक बटन और बाहरी बटन। जब हम आंतरिक बटन पे काम करेंगे तो ये स्टीयरिंग हमारे आपके हाथ में रहेगी, और जब बाहरी बटन के द्वारा काम करेंगे तो ये स्टीयरिंग किसी और के हाथ में चली जाती है और वो जैसे चाहता है वैसे हमें आपको मोड़ लेता है। तो जिम्मेदारी से शुरुआत होती है आपके नियंत्रण की, नियंत्रण आपके लक्ष्य तक लेकर के जाता है और इसमें आपकी स्टीयरिंग की कमांड आपके हाथ में रहती है। यहाँ से शुरुआत होती है आपके लक्ष्य की। हकीकत यही है। और इस पे जिस दिन काम करना शुरू कर देंगे उस दिन आपकी जो चाहत होगी वो सब आप पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और मैक्सिमम सफल लोगों की स्टोरियां यहीं से शुरू होती हैं। तो अब मैंने शुरुआत किया था सफलता का, तो सफलता के लिए एक स्ट्रांग और पेनफुल ड्रीम होनी चाहिए, एक रीजन होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए, एक वजह होनी चाहिए, एक जरूरत होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप लक्ष्य बनाओगे तो 100%, 110% मैं कह रहा हूं कि आप सफल हो सकते हो। लेकिन उस जिस लक्ष्य को हमने बनाया है उसके पीछे कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, और वो हमारा लक्ष्य पेनफुल नहीं है, तो ये भी लिख के दे सकता हूं कि आप कभी सक्सेस नहीं होंगे, कभी भी हम लोग सक्सेस नहीं होंगे। और इस सक्सेस होने के लिए पैशनेट होना पड़ेगा, कायल होना पड़ेगा, जुनूनी होना पड़ेगा। एक पागलपन सा महसूस होने लगता है जब इस तरह के हमारे ड्रीम और सपने जागते हैं, तब जाकर के इंसान उस पर सीरियस काम करता है, हार्ड वर्क करता है। जो कुछ करने के लिए कहा जाए, जैसे करने के लिए कहा जाए, उसको फिर एक चीज दिखाई देता है कि मुझे ये चीज चाहिए, चाहे तू जो कुछ भी करवा ले भाई मुझसे। तो उसके लिए उसको पैशनेट होना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा, जुनूनी होना पड़ेगा। इसके लिए अपने कारण, एक वजह के, तब जाकर के इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए भी जो वर्क करना है तो उसको हमेशा लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, यानी निरंतरता के साथ, ये नहीं कि 10 दिन करूंगा 10 दिन सोऊंगा, नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, तब जाकर के आप लगातार वर्क करके तब वहां तक पहुंचोगे। इसी को कंसिस्टेंसी के रूप में दिखाया गया है। दो चीजें सुनाते सभी लोग हैं, सुनते भी सभी लोग हैं, लेकिन अमल बहुत कम लोग करते हैं। जो स्टोरी फेमस स्टोरी है कछुआ और खरगोश, बहुत तेज दौड़ने वाला कछुआ खरगोश क्यों हार गया और कछुआ क्यों जीत गया? क्योंकि खरगोश ने बीच में ब्रेक कर दिया था और कछुआ निरंतर लगातार आगे बढ़ता रहा, इसलिए जीत गया। तो मायने ये नहीं रखता है कि आप स्लो हो या फास्ट हो, मायने ये रखता है कि आप निरंतर लगातार कंटिन्यू पेशेंस के साथ वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
डिपेंड इस पे करता है। तो सफल होने के लिए 2-3-4 चीज़ें बताई। एक सफल व्यक्ति के अंदर ये कूट-कूट के भरा होता है, तब जाकर के वो चीज़ें उसको सफलता की तरफ लेकर के जाती हैं। इसको आप चेक कर सकते हो कि वाक़ई रियल में मेरी सफलता में विलंब क्यों हो रहा है? लेट क्यों हो रहा है? डिले क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं इसी में से कुछ चीज़ें छूट रही हैं, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। अब इसको आगे बढ़ाते समय जो निरंतरता कंटिन्यू की बात करता हूँ, अगर 20 को 40 में, अगर आपने 20,000 का टारगेट बनाया है या 20,000 आप रुपया कमा रहे हैं, अगर उसको आपको 40 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और करना है, तो सिंपल सी बात है कि उसमें आपको अपना पावर लगाना पड़ेगा और अपना मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको अपनी इनकम को डबल करनी है, या जो भी हम ले रहे हैं कहीं से भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से, और महसूस हो रहा है कि इसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा करना है, तो आपको अपना पावर बढ़ाना पड़ेगा और साथ साथ अपने मैन पावर को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वही आगे गया है और इस दुनिया में वही लोग आगे हैं जो अपना टाइम और अपना मैन पावर को बढ़ा के रखते हैं। यानी टाइम का मल्टीप्लिकेशन और मैन पावर का मल्टीप्लिकेशन करके ही लोग इस दुनिया में आज ऊंचाई पे पहुंचे हैं। सिंगल वर्क करके कोई नहीं पहुंचा। तो अपनी इनकम को डबल ट्रिपल करनी है तो अपना पावर बढ़ाना पड़ेगा, अपना मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा और अपने टाइम का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे, या मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वरना नहीं हो पाएगा। ये सारे फार्मूले के साथ साथ अब हमें सोचना पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं, जब इस सारी चीज़ों का समावेश या विचार या ये एहसास जब हमारे आपके अंदर आते हैं, तो वहाँ से सोचना पड़ेगा। फिर ये शुरू होता है कैसे और कहाँ से। अब शुरुआत होती है हमें सीखने की कि कैसे किया जाए, ये सीखना पड़ेगा। कहाँ से किया जाए, इसका चुनाव करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तब ये दो चीज़ें इंसान के दिमाग में आती है कि कैसे और कहाँ से शुरू किया जाए इसे। तो ये काम करने के लिए वाकई में जो अभी इन्होंने वीडियो चलाई, वो लाइन पे आता हूँ, तब जरूरत पड़ेगी हमें आपको एक लाइफ कोच, क्योंकि अगर मेरे पास वो सारी चीजें होती तो अब तक हम वहां पे पहुंच चुके होते जहां पे सफल लोग पहुंच चुके हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमारी आपकी लाइफ में एक लाइफ कोच की जरूरत पड़ेगी, एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी। इसका हमें चुनाव करना पड़ेगा। वो आम इंसान नहीं हो सकता है। जैसे हम किससे पूछते हैं बिजनेस के बारे में, अक्सर अगर देखा जाए तो हम लोग के माइंड में सारी चीजें आ गई तो एक लाइफ कोच की जरूरत पड़ी, और जब लाइफ कोच की जरूरत पड़ती है तो उसमें मजे की बात है कि हम पूछते किससे। तो मजे की बात है कि हम पूछते उसी से हैं जो इंसान असफल हो चुका है, पूछते उसी से हैं जिसके पास सक्सेस है ही नहीं। जो इंसान एक आम जिंदगी जी रहा है, जो इंसान एक मिडिल क्लास जिंदगी जी रहा है, और हम उसी क्लास से निकलना चाहते हैं और सलाह भी उसी क्लास से ले रहे हैं, तो कहां से मिलेगा। तो इसमें एक लाइन और बोलूंगा जिससे आसानी से समझ में आएगा कि एक गरीब व्यक्ति गरीब आदमी से ही सलाह लेता है, कभी भी अमीर आदमी के पास सलाह लेने नहीं जाता है। अगर वो गलती से अमीर आदमी के पास, अगर सक्सेसफुल आदमी के पास, एक्सपर्ट के पास सलाह लेने चला गया तो 100% उसकी लाइफ भी चेंज होने वाली है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम लोगों से हो जाया करती हैं और उसी में उलझ के फिर हम रह जाते हैं। तो एक लाइफ कोच लाइफ में चाहिए। सलाह किससे लेना है ये भी हमें चुनाव करना पड़ेगा। अपने क्लास से उठ करके ऊपर जाकर के चुनाव करना पड़ेगा और इसे समझ करके करना पड़ेगा। इसे समझ करके करना पड़ेगा, बिना समझे नहीं। जैसे विवेक सर की एक लाइन है कि वो कहते हैं कि मैं जो भी काम करता हूँ सोच समझ के करता हूँ, और जिस काम को शुरू करता हूँ उसको बिना हासिल के छोड़ता भी नहीं। बिना समझे नहीं कोई भी काम करना चाहिए।
उनकी बड़ी फेवरेट लाइन है, उस दिन से मेरे दिमाग में बैठ गई कि जिस दिन उन्होंने बोला अपनी स्पीच में कि मैं जो भी काम करता हूँ सोच समझ के करता हूँ, और जो काम मैं सोच समझ के करता हूँ उसको तब तक नहीं छोड़ता हूँ जब तक उसको प्राप्त न करूँ, जब तक उसको हासिल न करूँ। लेकिन यहाँ पे ये भी सारी चीजें नहीं हो पाती। हम 2-2 मिनट में डिसीजन ले लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि जितने लोगों ने डिसीजन लिया उनको डिसीजन लेने में महीनों लगे हैं, सालों लगे हैं, तो 10 मिनट में डिसीजन नहीं लिए हैं। एक सोनू शर्मा की बात किया जाए तो सोनू शर्मा एक अपने प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल व्यक्ति थे, उस कंपनी में हायर लेवल पे थे, उस कंपनी के टॉप मोस्ट अचीवर थे, लेकिन उनको भी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में आने में 3 साल लग गया भाई साहब। 3 साल में डिसीजन लिया उन्होंने कि मुझे वेस्टिज में जाना है कि नहीं जाना है। एसपी भरेल तो सभी लोग जानते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का मोटिवेटर, पूरी लाइफ डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में लगा दिया उन्होंने, लेकिन उनको भी डिसीजन लेने में 6 महीने लग गए। तो जब इतने सफल व्यक्ति को डिसीजन लेने में 3 साल और 6 महीने लगते हैं तो हमारी क्या औकात है? उनके सामने तो हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन हम 10 मिनट में डिसीजन ले लेते हैं, 1 दिन में डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और वही दूसरे को समझाने भी चले जाते हैं कि भाई मैंने जो डिसीजन लिया राइट डिसीजन लिया। तो डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए, और सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन तो जब तक हम अचीव नहीं कर लेंगे तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। ये होता है डिसीजन लेने का तरीका। कोई भी काम कैरियर से रिलेटेड हम काम करने जा रहे हैं, 2 मिनट में 10 मिनट में 1 घंटे में कैसे डिसीजन हम ले लेंगे? और वाकई भी इस प्लेटफॉर्म पे मैं भी आया तो मुझे भी डिसीजन लेने में कम से कम 3 महीने लग गए। 3 महीने जाकर के इस कंपनी को सर्च किया था, और मेरे मित्र वीर सेन भाई इस मीटिंग में बैठे होंगे, इस इंडस्ट्री से परिचय कराने वाले वही हैं, इंडस्ट्री से परिचय कराने वाले वही हैं, लेकिन कंपनी मेरे समझ में नहीं आई। मैं उस कंपनी में बहुत जम के काम तो नहीं किया, लेकिन एक बात समझ में आ गई थी कि डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छी इंडस्ट्री है, इसमें काम किया जा सकता है, बट कंपनी सही होनी चाहिए। और मैं ये सर्वे करता रहा, और उस सर्वे के दौरान बहुत सारी चीजें आई भी बीच में, इनको बताया भी, सब उनको पता है, बताया भी, लेकिन उन्होंने कहा नगेंद्र भैया आप ऐसे ही सर्च करते रहते हो। मैं बोला भाई देखिए डायरेक्ट सेलिंग एक बेस्ट इंडस्ट्री, लेकिन कंपनी सही होनी चाहिए। और जिस दिन कंपनी सही मिल गई मैं अड़ गया, अब तो यहाँ पे काम करना ही है, और उनको भी लाया। तो मुझे भी समय लगा, मैं क्योंकि अपने 42 साल के बाद अपनी लाइफ के करियर का चुनाव करने जा रहा था, और एक चलती हुई प्लेटफॉर्म को छोड़ करके, इसलिए मैं सीरियस था। और मेरे सामने भी चैलेंज आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं आ रहा है, मेरे सामने भी बड़े बड़े चैलेंज आए, अभी भी चैलेंज आते हैं, लेकिन मैं पीछे क्यों नहीं हट रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैं राइट प्लेटफॉर्म पे हूँ और राइट गाइडलाइन, ये मुझे एकदम क्लियर हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे आगे बढ़ता जा रहा हूँ और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा हूँ। सफल तो बहुगी दिखाऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि प्लेटफॉर्म राइट है और मेरी गाइडलाइन राइट है, मेरे सलाहकार राइट। तो कोई भी काम करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए, और इस हिसाब से अगर आप लक्ष्य बनाते हो तो फिर आपको किसी को रास्ता बताने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को भी रास्ता बताने की जरूरत नहीं पड़ती है इस तरह से लिया हुआ डिसीजन, क्योंकि इस तरह से लिया हुआ डिसीजन कभी गलत हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम गलत नहीं होता है। और उस समय फिर आपको अपने आप रास्ता दिखाई देने लगता है, आपको अपने आप सारी चीजें दिखाई देने लगती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे अगर इसको मैं एक लाइन में अगर बोलूं, चलो एक याद आ गई कहानी सी, लगान फिल्म किसने देखा है? मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा। लगान फिल्म में जो आमिर खान था और गोरे लोग थे,
आमिर खान की पूरी एक गांव की एक देहात की टीम थी। उनको उनके बीच में जब क्रिकेट का ऑप्शन रखा गया तो क्रिकेट का उनको एबीसीडी भी पता नहीं था कि क्रिकेट होता क्या है, बैट बॉल होता क्या है। और उसमें एक शर्त लगी थी, अंग्रेजों ने एक शर्त लगाई थी कि जो मैच, अगर आप मैच को जीत जाओगे तो आपका 3 साल का लगान माफ कर दिया जाएगा। और लास्ट ओवर, लास्ट विकेट चल रहा था और उसमें कचरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अपंग था वो। तो आमिर खान ने उसको ये नहीं बताया था उस समय कि आप इस तरह बाल फेंको, उस तरह बाल फेंको, ऐसे बाल फेंको। उसको सिर्फ एक चीज बोला था, उसका लक्ष्य याद दिलवाया था, कचरा 3 साल का लगान माफ है। सिर्फ एक लाइन बोला था। क्या उसने, आमिर खान ने उसको रास्ता दिखाया था? नो, उसको रास्ता नहीं दिखाया था, उसका लक्ष्य याद दिलवाया था कि भाई 3 साल की लगान माफ हो जाएगी अगर इस क्रिकेट को हम लोग जीत जाएंगे। क्या पता था उन लोगों को, लेकिन उनका लक्ष्य क्लियर था, इमोशंस की कसक था, जुनून था, किसी भी कीमत पे जीतना है, क्योंकि 3 साल की लगान माफ नहीं है। और जीते भी लोग। तो जिनके पास इस तरह का लक्ष्य, जो शुरुआत किया था मैंने, अगर इस तरह का लक्ष्य होता है तो उसका लक्ष्य अगर याद है इमोशन के साथ, कसक के साथ, तो इस इंसान रास्ता ढूंढ ही लेता है। उसी तरह जिस तरह पानी अपना रास्ता ढूंढ रहता है, उसे बहने के लिए कोई रास्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अभी भी अगर हम पूछ रहे हैं, भटक रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे एहसास में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस में कमी है, जिसकी वजह से डिले हो रहा है, जिसकी वजह से लेट हो रहा है। और इसी तरह जो आदमी काम करता है तो ब्रांड नेम होता है। अब कोई भी ब्रांड मशहूर कब होता है? अगर ब्रांड का नाम लिया जाए तो कोई भी चीज एक ब्रांड के रूप में कब मशहूर होती है? कोई भी चीज एक ब्रांड के रूप में तभी महसूस होती है कि उस काम को करने वाला व्यक्ति जो बोलता है उसको हमेशा पूरा करता है, हासिल करता है, और लगातार अगर इसी तरह करता रहता है तो एक दिन वही चीज उसकी ब्रांड बन जाती है, वही चीज उसकी वैल्यू बन जाती है। आज वेस्टीज एक ब्रांड क्यों बना? मार्केट में कोई भी चीज देखिए, ब्रांड क्यों बनी? क्योंकि वो लगातार अपनी बातों पे टिके रहे, हमेशा प्रोग्रेस में रहे, हमेशा आगे बढ़ते चले गए, और एक दिन आया कि एक ब्रांड के रूप में मशहूर हो गए। लेकिन वो कंटिन्यू, लगातार, निरंतर लगे रहे, निरंतर उसमें प्लस करते रहे, निरंतर आगे बढ़ते रहे, तब जाकर के एक ब्रांड बने। आज विवेक सर एक ब्रांड अम्बेसडर कितने साल के बाद बने? अम्बेसडर एक ब्रांड वैल्यू होती है, लगातार निरंतर उनकी ग्रोथ, उनकी प्रोग्रेस माली सर को मजबूर कर दिया उनको अम्बेसडर का ब्रांड बनाने के लिए। बहुत सारे लोग वेटिंग में थे। तो एक ब्रांड नेम तभी बनता है जब हम लोग बोलते हैं, या जो इंसान जो बोलता है लगातार उसको अगर पूरा कर रहा है, एक दिन वही इंसान एक ब्रांड के रूप में मशहूर हो जाता है इस दुनिया में, चाहे जो भी हो। तो अगर वाकई एक ब्रांड के रूप में मशहूर होना है तो कहने से कोई नहीं मशहूर होता है, कोई खुद अपनी तारीफ करके मशहूर नहीं होता है। तारीफ जब दुनिया उसकी करने लगती है, उसके न रहने पे लोग उसका जो है नाम लेना शुरू कर देते हैं, तब जाकर के वो ब्रांड बनती है। और कोई भी व्यक्ति अपनी तारीफ खुद से करके ब्रांड नहीं बना, दुनिया वालों ने उसको खुद अपने आप एक ब्रांड का नाम दे दिया है। तो मुझे अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कर्म करो, ऐसा काम करो, ऐसी व्यवस्था दो कि दुनिया अपने आप आपका नाम जपने लगे, और एक दिन आपको पता नहीं चल पाएगा और आपका नाम एक ब्रांड के रूप में मशहूर हो जाएगा पूरी दुनिया में, पूरे समाज में। तो उसे खुद मशहूर करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह ब्रांड बनते हैं। अब ये काम को करने के लिए, जब ब्रांड के रूप में, चाहे अपनी सफलता के लिए काम करने के लिए जब हम निकले हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज, दूसरा पॉइंट पे आता हूँ
पहला पॉइंट मेरी सफलता था। दूसरा पॉइंट था, पहला पॉइंट मेरा आंतरिक और बाहरी था, जिम्मेदारी, नियंत्रण, खुशी, सक्सेस, अचीवमेंट। इसके बाद उसको घिस करके लक्ष्य पे लाया। ये सारी चीजें आपके अंदर की बातें हैं, इनर वर्ड से निकलती हैं, ये सब कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और ये ट्रू सत्य भी है, प्राकृतिक सत्य भी है। लेकिन इस काम को करने के लिए पीछे मैंने दो चीज बोला था कि अपने टाइम का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और मैन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो टाइम का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और मैन पावर को बढ़ाने के लिए 100% क्लियर है कि टीम वर्क, ये सेल्फ वर्क नहीं। जब टीम वर्क है तो टीम को क्रिएट करने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है। एक आम आदमी कोई टीम क्रिएट नहीं कर सकता है। एक आम आदमी अगर टीम क्रिएट कर लेता तो इस दुनिया में हर आदमी टीम लीडर कहलाता। तो टीम क्रिएट करने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है, और लीडर हमेशा क्रिएटर होता है। लीडर हमेशा क्रिएटर होता है। अगर टीम की उसके पास नॉलेज है तो वो नेटवर्क क्रिएटर के रूप में जाना जाता है। और जो भी लीडर होता है वो चुनाव करता है। क्या करता है? वो चुनाव करता है। लेकिन यहाँ पे नेटवर्किंग के नाम पे हम आते हैं और पहले ही दिन से दिमाग में आ जाती है नॉट वर्किंग। यहाँ तो वर्किंग करना ही नहीं है। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये चीजें आ जाती है कि चलो नेटवर्किंग करते हैं, यहाँ पे नॉट वर्किंग है, वर्किंग करना कुछ नहीं है, सारी जिम्मेदारी तो ऑफलाइन ले लेता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, लाखों की इनकम मेरे घर में आनी शुरू हो जाएगी। जो लोग इस भावना से आते हैं वही लोग यहाँ पे असफल भी होते हैं। तो टीम वर्क एक लीडर का काम है। लीडर हमेशा क्रिएटर होता है। लीडर हमेशा एक बेहतरीन टीम का निर्माण करता है। लीडर हमेशा वो काम करता है जो कोई नहीं कर पाता है। किसी भी टीम के लीडर को आप देखेंगे, जो काम पूरी टीम नहीं कर पाती है वो काम वो टीम लीडर करके दिखाता है, तब पूरी टीम उसको लीडर के रूप में मानती है। तो लीडर बनने के लिए लीडर के लायक हमें बनना पड़ेगा। लीडर कहलाने के लिए मुझे लीडर के लायक मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 100% एक लीडर का काम है, एक लीडरशिप का बिजनेस है। और लीडरशिप के साथ साथ एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यानी आप रॉयल्टी अपने नीचे तभी खड़ा कर पाओगे जब आप क्रिएटर के रूप में आओगे। अगर आप क्रिएटर नहीं बनोगे, अपने नीचे अपने जैसा अगर लीडर खड़ा नहीं करोगे, तो फिर वही एक्टिव इनकम ही बन के रह जाएगी, पैसिव इनकम जिंदगी में नहीं बनेगी। क्योंकि अगर इस तरह से हम काम करते हैं, कोई क्रिएटर नहीं बनते हैं, किसी को लीडर नहीं बनाते हैं, तो जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद कर देंगे उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। इसलिए कहता हूं कि अगर पैसिव इनकम यहाँ पे उठाना है तो आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। एक क्रिएटर के रूप में अपने आप को स्थापित करना ही पड़ेगा, और लीडर बनने के लिए लीडर के लायक अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीजें होती हैं। अभी पीछे मैंने बोला किसी भी टीम में, चाहे क्रिकेट की देख लो, चाहे फुटबॉल की टीम देख लो, चाहे फौज में देख लो, एक नियम, एक कानून, एक सिस्टम चलता है या नहीं चलता है? उस किसी भी लीडरशिप के जगह पे आप चले जाओगे, एक नियम, एक कानून, एक व्यवस्था सबके लिए समान होती है, और जो व्यक्ति बोलता है वही सारे लोग बोलते हैं, उसमें डिफरेंस कुछ होता ही नहीं है। तब जाकर के वो टीम एकजुट होकर काम करती है, ताकत बनती है और विजेता पूरी टीम होती है। उसमें ये नहीं कि फला कुछ और बोल रहा है, फला कुछ और बोल रहा है। सभी लोग, अगर एक आदमी ये बोला तो सारे के सारे लोग ये बोलने वाले हैं, इसलिए वहां पे ताकत होती है। इसको एक लाइन में विवेक सर ने भी बोला था 2-3 दिन पहले, आवाज भले बदल जाए लेकिन शब्द न बदलने चाहिए। आवाज भले बदल जाए लेकिन शब्द नहीं बदलने चाहिए।
क्योंकि हर इंसान की आवाज़ अलग अलग होती है, लेकिन शब्द एक होने चाहिए। अगर शब्द एक है तो सुनने वाले यही कहेंगे यार इसकी पूरी की टीम, पूरे के पूरे लोग यही बोल रहे हैं, यानी यही सत्य है और यही सही है, और वो मानने के लिए मजबूर भी हो जाता है। लेकिन यहीं पे अगर मैं कुछ और बोलना शुरू कर दूं, शिवम पांडे कुछ और बोलना शुरू कर दें, वीरचंद भाई कुछ और बोलना शुरू कर दें, सिद्धार्थ भाई कुछ और बोलना शुरू कर दें, अंकित भाई कुछ और बोलना शुरू कर दें, टीम एक ही है, और ये 5 लोग अलग अलग दिशा से कुछ अलग अलग बोलना शुरू कर दें, तो ये मार्केट में जो जाएगा ये क्या जाएगा, अरे यार ये पांचों तो 5 तरह के बोल रहे हैं, मैं किस पे विश्वास करूं। इतना बड़ा फर्क पड़ता है। इसी को विवेक सर ने बोला कि आवाज भले बदल जाए लेकिन शब्द नहीं बदलने चाहिए, तब जाकर के वो टीम एकजुट होती है और एक ताकत बनती है। और इसके बाद मार्केट में जो सवाल जाते हैं, सबके एक ही सवाल, तो सामने वाला मजबूर हो जाता है कि नहीं यार ये राइट है, क्योंकि 25, 30, 40, 50 लोग एक ही। आज भी टीम क्यों मशहूर है? क्योंकि जो विवेक सर का दर्श शुरू होता है वही नीचे फॉरवर्ड होता है, और वही नीचे 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 एक कल्चर बन जाता है। तो जो लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो किसी को ये महसूस नहीं होता है कि कोई लेफ्ट चल रहा है तो कोई राइट चल रहा है, कोई इस दिशा में है तो कोई इस दिशा में, ये किसी को महसूस ही नहीं होता है। और इसीलिए पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री आज के डेट में डीपी में एजुकेशन सिस्टम के नाम से जानी जाती है। और जिसके सामने अगर जाकर हम कहते हैं कि हम डीपी में, सीधा कहते हैं भाई साहब वहाँ पे तो एजुकेशन पे फोकस होता है, उतना बढ़िया एजुकेशन तो कहीं है ही नहीं। तो आवाज बदल जाए लेकिन शब्द एक होने चाहिए, इतनी एकता होनी चाहिए। नहीं तो क्रिकेट की टीम में एक उत्तर जाए, एक दक्षिण जाए, एक पूरब जाए, कोई मायने नहीं रखता है, पूरी की पूरी टीम हार जाएगी और सभी लोग अलग अलग दिखेंगे, अलग थलग से दिखेंगे। टीम में एकता होनी। तो टीम बनाने के लिए टीम लीडर का होना बहुत जरूरी है, और टीम लीडर हमेशा क्या करता है, 3 काम करता है। एक लीडर में 3 गुण होते हैं। सबसे पहले वो कलेक्शन करता है, ये भी स्वर्णिम त्रिकोणीय नियम है। एक लीडर सबसे पहले कलेक्ट करेगा, कलेक्शन करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कलेक्शन करेगा, उसमें से फिर सिलेक्शन करेगा, और सिलेक्शन करने के बाद उसको फिर ट्रेन करेगा, तो उसमें से कुछ लोगों को रिजेक्ट भी करेगा। तो एक लीडर क्या करता है, 3 काम करता है। सबसे पहले कलेक्शन करता है, फिर सिलेक्शन करता है, फिर उसमें से रिजेक्शन करता है, तब जाकर के उसकी एक परफेक्ट टीम बन जाती है। तब लोग कहते हैं कि टीम हो तो इसके जैसी। इस तरह से टीम का निर्माण होना चाहिए। क्या हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है? हम सभी लोग यहाँ पे अपने आप को टीम लीडर के रूप में देखते हैं सफल होने के लिए, और जब सफल होने के लिए टीम लीडर के रूप में देखते हैं, तो आप बताओ, ईमानदारी से आप लोग बताना कि आपकी टीम, आप जो टीम क्रिएट कर रहे हो, आपकी टीम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका डिसीजन आप लेते हो या पब्लिक लेती है? कौन लेता है? सर अभी तक तो पब्लिक ले रही थी। सही कहा आपने, मैक्सिमम लोगों के साथ यही हो रहा है। क्योंकि अगर हम खुद डिसीजन लेंगे कि कौन मेरी टीम में रहेगा, तो हमेशा उसको हमारे सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। और फौज में, जैसे फौज में क्या होता है, 100 लोगों की जरूरत है, वैकेंसी निकली कि भाई 100 लोगों की मुझे जरूरत है, उसने ओपन वैकेंसी डाल दिया, 100 की जगह पे 1000 लोग, 1 लाख लोग पहुंच जाते हैं। सबको ले लेता है, चुनाव कर लेता है? नहीं, कहता है रुको भाई, मुझे चेक करने दो कि आप में से कौन मेरी टीम के लायक है। और जब टीम के लायक चुनाव करने लगता है, तो कुछ लोग फिजिकल में छट जाते हैं, कुछ लोग रिटन में छट जाते हैं, कुछ लोग मेडिकल में छट जाते हैं। इस तरह से उसने कलेक्शन में से ये सेलेक्ट किया जो उनके टीम के लायक निकले। लेकिन अभी भी वो फाइट करने के लिए तैयार नहीं है, फिर उनको फाइट करने के लिए तैयार करने के लिए ट्रेनिंग पे भेजता है।
और जब ट्रेनिंग पे भेजता है तो वहां से भी कुछ लोग भाग आते हैं, बाप रे ये तो बहुत बड़ा काम है, बहुत कठिन काम है, मेरे बस का नहीं है। मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जो उस ट्रेनिंग में टिक गए, एक्चुअल में वो उसकी टीम का हिस्सा बनते हैं, और इसके बाद वो लीडर जो कहता है उसके सिस्टम को वो फॉलो करते हैं, फिर उसके सिस्टम के खिलाफ वो नहीं चलते। और यहाँ पे पब्लिक डिसीजन ले रही है। जब पब्लिक डिसीजन ले रही है तो पब्लिक तो अपने मन का करेगी ही करेगी। तब हम चिल्लाने लगते हैं कि सर ऐसा है कि 1000 लोग तो मेरी टीम में हो गए, परचेजिंग कोई नहीं कर रहा है। सर 1000 मेरी टीम हो गए, मीटिंग में तो कोई आ ही नहीं रहा है। सर 1000 मेरी टीम में हो गए, कोई सिस्टम से काम भी नहीं कर रहा। क्यों करेगा? जब डिसीजन पब्लिक ली है अपने मन से, तो काम भी अपने मन से करेगी, हमारे आपके मन से नहीं करने वाली है। यही हो रहा है। इसी चीज को मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ कि लीडर हमेशा कलेक्शन, सिलेक्शन और रिजेक्शन के साथ अपनी टीम का निर्माण करता है। अगर इस तरह आप निर्माण नहीं करोगे तो बस यही चलने वाला है जिंदगी भर की। कोई परचेजिंग नहीं करता है, कोई मीटिंग में नहीं आता है, और कोई सिस्टम को पकड़ता नहीं है। और इस तरह से तब तक चलेगा जब तक पब्लिक डिसीजन लेती रहेगी, क्योंकि पब्लिक अपने मन से डिसीजन लेगी तो काम भी अपने मन से करने वाली है। तो एक लीडर बनने के लिए लीडर के लायक मुझे तैयार होना पड़ेगा, और इस तरह से कलेक्शन, सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में जा करके हमें आपको अपनी एक बेहतरीन टीम का निर्माण करना पड़ेगा। और इस तरह की टीम का निर्माण करेंगे हम आप, तो मैं लिख के दे देता हूं कि परचेजिंग नहीं कर रहा है, कोई मीटिंग में नहीं आ रहा है, और कोई इनको फॉलो नहीं कर रहा है। ये 3 काम आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए लोग 110% करेंगे, क्योंकि आपके वो सेलेक्टेड लोग हैं। इस तरह से टीम का निर्माण करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा, वरना नहीं हो पाएगा। लेकिन हम अभी इतना काम किए नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि ये काम अभी हम किए नहीं, लेकिन हम तुरंत फिर बन जाते हैं वकील, चल पड़ते हैं वकालत कर। इससे बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया था अभी विवेक सर का, याद आ गया। तो उन्होंने कहा था भाई देश एक, जैसे इंडिया एक है और प्रदेश बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रदेश इसमें हैं, तो क्या हर प्रदेश का झंडा अलग है? क्या बैनर हर प्रदेश का अलग है? क्या प्रदेश का बैनर अलग है? अलग नहीं है। तो सर आपकी वॉइस कट रही है। देश बन जाएगा तो वो अपना कानून जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे यही सारी चीजें हो रही हैं कि हम अपना बैनर अलग कर लेंगे, अपना झंडा अलग कर लेंगे, वकील बन गए, लेकिन फिर दूसरे की वकालत की जरूरत पड़ने लगती है। क्यों भाई? जब हम खुद वकील बन गए तो दूसरे की वकालत की क्यों जरूरत पड़ रही है? ये विवेक सर की टैगलाइन है। तो हम जैसा करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। तो मैं यही कहूंगा कि एक टीम बना करके, एक ग्रुप बना करके अगर पूरा एकत्र होकर के अगर काम किया जाए तो एक बहुत बड़ी जीत हासिल की जा सकती है, बहुत बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। तो इस तरह से हमें आपको काम करना पड़ेगा, इस सिद्धांत के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा उधर लक्ष्य क्लियर हो गया कि कैसे हम लक्ष्य बनाएंगे, ये क्लियर हो गया। इधर एक हमने टीम वर्क पे हल्का सा फोकस कर दिया। लेकिन सीधा कहा जाता है कि मनी का बाई प्रोडक्ट टर्नओवर है, तो जितना बड़ा टर्नओवर उतनी बड़ी इनकम, जितना बड़ा टर्नओवर उतनी बड़ी इनकम, और जितनी बड़ी इनकम के लिए जितना बड़ा टर्नओवर देने के लिए बड़ी टीम का होना बहुत जरूरी है। तो बड़ी टीम बनाने के लिए आपको एक बड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी,
बड़ी लिस्ट से आपकी बड़ी टीम बनेगी और बड़ी टीम से आपका बड़ा टर्नओवर जाएगा। क्या करना पड़ेगा? मनी का बाई प्रोडक्ट टर्नओवर, और टर्नओवर का बाई प्रोडक्ट बड़ी टीम के लिए बड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी, और वो बड़ी लिस्ट से आपकी बड़ी टीम तैयार होगी और बड़ी टीम से आपका बड़ा टर्नओवर क्रिएट होगा। इस पे हमें सीरियसली काम करना चाहिए। अगर तो मैं कहूँ कि हम लोगों के पास लिस्ट ही कितनी है, हम तो लिस्ट ही नहीं बनाएंगे। इसलिए नहीं बनाएंगे कि डिसीजन तो हमने लिया है, काम मैं कैसे करूंगा, ये आप कौन होते हो कहने वाले? ये मेरा वर्क, डिसीजन मैंने लिया है आपके साथ काम करने के लिए, तो आप कौन होते हो? जैसे मन करेगा वैसे मैं करूंगा, आपकी बात सुनूंगा ही नहीं, इसलिए बड़ी लिस्ट बनाऊंगा नहीं। तो बड़ी लिस्ट के साथ बड़ी टीम बनेगी, और बड़ी टीम बनेगी तो बड़ा टर्नओवर जाएगा। अब मैटर आता है कि टर्नओवर किसका करना है। तो हम जिस फील्ड में उतरे हैं, जिस फील्ड में डिसीजन लिए हैं, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बेस है, हमें प्रोडक्ट के साथ काम करना है। लेकिन प्रोडक्ट, इसमें भी हम प्रोडक्ट सेल करने को उतर जाते हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग केवल कंज्यूमर प्रमोट का बिजनेस है, प्रमोटर का बिजनेस है, कंज्यूमर प्रमोटर, ये केवल कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है। यहाँ पे सेल करना ही नहीं है। हम यहाँ पे उतर जाते हैं सेल कर, और उसमें भी डॉक्टर बन जाते हैं। उसमें भी हम सेल करने उतर जाते हैं, और सेल करने उतरते हैं तो डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर की पोजीशन में हो जाए, डॉक्टर कहलाने लगते हैं। भाई बार बार बाली सर कह रहे हैं डॉक्टर नहीं बनना है, ये प्रिवेंशन बेटर देन क्योर पे काम है। ये हमारा आपका शुरुआत ही इस प्रोडक्ट की होती है ठीक व्यक्ति से, न कि बीमार व्यक्ति से। जो बीमार है उसको डॉक्टर इलाज, वहाँ से वो ठीक होकर आता है तो ठीक व्यक्ति को देंगे, वो स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति को अगर प्रोडक्ट आप दोगे तो वो कभी भी बीमार नहीं होगा। तो हमारी शुरुआत ही ठीक व्यक्ति से होती है, न कि बीमार व्यक्ति से। तो इसमें हम सेल्समैन बन जाते हैं। तो ये सेल्समैनी नहीं करनी, यहाँ पे केवल प्रमोट करना, ये प्रमोशन का बिजनेस है। और प्रमोट किसको करना है? प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी को अगर प्रमोट करोगे तो सामने वाले की डिमांड तो अपने आप आ जाएगी। और प्रमोट करने के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अभी मैं जिस हिसाब से कर रहा हूँ, इसमें से एक लाइन भी गलत होगा तो आप लिखिएगा कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं। हम लोग बचपन में थे, सभी लोग बचपन में रहे होंगे। बचपन में हम लोगों के सामने एक सवाल आया था कि यार आने वाले समय में पानी बॉटल में बिकेगा। बड़ी हंसी आती थी उस समय कि यार पानी इतना ही पड़ा था और पानी बॉटल में बिकेगा। विश्वास ही नहीं हो रहा था, बल्कि मजाक सा लग रहा था। और आज उसी पानी को हम लोग खरीद भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, और हर घर में वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है। जिस चीज को हम मजाक समझ रहे थे वो आज हर घर का इमरजेंसी पार्ट बना हुआ है। पहले जाते थे हम लोग जो है कहीं पे भी तो नल के आगे मुंह लगा करके हाथ लगा करके पानी पी लेते थे, स्टेशन को करते थे पानी पी लेते। लेकिन आज नहीं भाई, बॉटल चाहिए, 20 रुपए की बिस्लरी खरीदते हैं। अभी कल केवल आप 1 साल पहले की बात उठा करके देख लीजिए, 1 साल का, 1 साल तो बीत गया, 1.5 साल, 3 साल पहले की या 5 साल पहले की बात, 5 से 6 साल पहले की बात को उठा करके देख लीजिए कि हम लोगों के सामने एक सवाल आना शुरू हो गया था कि आने वाले समय में ऑक्सीजन मास्क बिकेगा। उस समय भी हम लोगों को मजाक नजर आ रहा था, क्या बात है ऑक्सीजन मास्क बिकेगा। जिस चीज पे विश्वास नहीं हो रहा था, जिस चीज को हम लोग मजाक समझ रहे थे, आज के डेट में देखिए ऑक्सीजन मास्क बिकना शुरू भी हो गया, और उसको बड़ी आसानी से हम लोग एक्सेप्ट भी कर लिए। सॉरी। उसी तरह आने वाले समय में हर घर की जरूरत रहेगी एयर प्यूरिफायर। हर घर में एयर प्यूरिफायर आपको मिलेगा। आज हम इसको मजाक समझ रहे हैं कि मेरे घर में नहीं चाहिए, मेरे घर में नहीं चाहिए, लेकिन आने वाले समय में देख लेना भाई साहब, बिना इसके जीवन नहीं चलेगा। ये अभी वक्त ने हमको आपको मैसेज दे दिया। अब इसमें मैंने क्या किया,
इसमें कौन सी चीज, कौन सी लाइन मैंने गलत बोली? सर आपकी सारी लाइन 100% सत्य है और यही वास्तविक है सर। अगर सही है तो मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ समय के हिसाब से उसको प्रमोट किया, समय के हिसाब से एयर प्यूरिफायर को प्रमोट किया। यही मैं बोला था, सेल नहीं करना है, प्रमोट करना है। इसी लाइन को लेकर के मैंने एक एग्जांपल बोला था आपके सामने कि सेल नहीं करना है, प्रमोट करना है। और इस तरह अगर जिसके भी सामने प्रमोट करोगे वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जरूर लेगा। तो जो आज समझ गया वो अपने परिवार को सुरक्षित कर लेगा, जो कुछ महीने के बाद समझेगा नुकसान होने के बाद। जो आज नहीं समझा वो समझेगा, लेकिन कुछ न कुछ नुकसान होने के बाद समझेगा, लेकिन समझना तो पड़ेगा क्योंकि आज के समय की डिमांड है। तो इसमें मैंने किसी को मार्केटिंग प्लान नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं दिया। मैंने क्या किया? इसको केवल प्रमोट किया। तो यहाँ पे हमें अगर अपना टर्नओवर बढ़ाना है तो अपने बेहतरीन प्रोडक्ट को केवल प्रमोट करना है कि ये आपकी लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है। बस यही चीज प्रमोट करना है। और ये प्रमोट करने में अगर आप कामयाब हो गए तो सामने वाले की डिमांड तो अपने आप आएगी। और बाली सर का और मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के डेट में इतना बेहतरीन मौका दे दिया है उन्होंने कि हम इसको EMI पे बड़े आराम से अपने घर में ला करके 6 महीने में धीरे धीरे पैसा दे सकते हैं। कितना बेहतरीन मौका दिया है बाली सर। समय की परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने ये मौका दिया कि हमारे हर घर के डिस्ट्रीब्यूटर में ये सुरक्षा चक्र पहुंच जाए। तो सैल्यूट है बाली सर को कि वाकई आज के डेट में सबके घर में एयर प्यूरिफायर देने का एक बेहतरीन ऑप्शन दिया, बेहतरीन मौका दिया। और इसको जरूर लेना चाहिए। इसकी इम्पोर्टेंट आज के डेट में बहुत सारे हम लोग तो समझ रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं कि कितने लोगों का जीवन आज इससे सुरक्षित हुआ है। और जिसके घर में ये एयर प्यूरिफायर और वाकई वेस्टेज के एक ही प्रोडक्ट अगर वो व्यक्ति यूज कर रहा है तो कम से कम वो सेफ और सुरक्षित है। कोविड आया भी होगा तो छू करके निकल गया होगा, बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। इसके बाद अब इसको प्रमोट करने के लिए हमें तो कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके कुछ प्रोडक्ट हमेशा हम लोगों के मीटिंग में चल रहे हैं, डेमो किट तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग डेमो किट 100% तैयार करिए जो प्रोडक्ट की वैल्यू को दिखाता है। कहीं पे जाकर के इसका डेमो दे दिए तो आंख मूंद करके वो आदमी विश्वास कर लेगा कि मार्केट की अपेक्षा कैसे बेहतर है। इसके सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा पॉइंट, आपके पास टूल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टूल्स होंगे तो उसके क्वेश्चन को आप दिखा करके संतुष्ट कर सकते हो। और तीसरा पार्ट, एजुकेशन। अपने एजुकेशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। यानी प्रोडक्ट पे काम करने के लिए हमें डेमो किट तैयार करना पड़ेगा, टूल्स का 100% प्रयोग करना पड़ेगा। बिना टूल्स की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। और तीसरा काम करना पड़ेगा, हमें एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। और एजुकेशन के लिए आज के डेट में हमारे पास बेहतरीन सिस्टम, जिसको मैं कहूँगा वाकई बेहतरीन सिस्टम है। तो इस पे हमेशा ग्रोथ फैक्टर पे काम करिएगा। और ग्रोथ पे काम करेंगे तो 1% की ग्रोथ करिए, 0.5% की ग्रोथ करिए, लेकिन ग्रोथ करिए। क्योंकि निरंतरता, कंटिन्यू, अगर रुक गए तो भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, बैक हो गए तो भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, ग्रोथ करोगे, एक एक कदम आगे चलोगे तो जरूर अपनी मंजिल तक आप पहुंच जाओगे। तो हमेशा ग्रोथ के रूप में काम करना। और जो मैं एजुकेशन की बात किया, आज के दिन में, आज के समय में मैं तो वाकई दिल से समर्पित हूँ V-Team एजुकेशन सिस्टम। V-Team केवल नाम नहीं है, V-Team एक एथिक्स, एक कल्चर, एक संस्कार पे काम करती है। V-Team एजुकेशन सिस्टम सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये एथिक्स पे, कल्चर पे, एक संस्कार पे काम करती है। इसके साथ अगर हम इसके एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बने हैं और बने रहेंगे
तो एक बेहतरीन नॉलेज को अपडेट करते हुए हम लोग अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से ले जा सकते हैं। और किस तरह भी टीम एजुकेशन सिस्टम काम करता है, कुछ लोग इसमें रहे होंगे, जो लोकेश सर की उस मीटिंग में बैठे होंगे, जो हम लोगों का मॉड्यूल 1 चल